नमस्कार, मैं स्वर्णभूमि से रोहित शर्मा। माओवादियों के साथ भाजपा के जो सरकार जो है, मोदी सरकार की भिड़ंत जारी है और इस भिड़ंत के में एक के बाद एक नुकसान उठा रही है पार्टी भी और ये सरकार भी। सरकार अपनी नुकसान को छिपाती है, जग जाहिर होने नहीं देती है, लेकिन माओवादी अपने शहीद साथियों का नाम तक बताती है और उनके सम्मान में समारोह भी आयोजित करती है। अभी कुछ दिन पहले ही सीपीआई माओवादी के महासचिव बासव राज की शहादत हुई है एक भीषण मुठभेड़ में, और इसके बाद एक और भी बड़ा मुठभेड़ हुआ है गरियाबंद में, जहां पर सीपीआई माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य की शहादत हुई है। माओवादियों के शब्दों में अगर हम कहें तो सवाल है कि ये संघर्ष किस लिए चल रहा है। जवाब भी बहुत ही सीधा है, बहुत ही आसान है। भाजपा की सरकार इस देश के पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करती है और उसके लिए ये खड़ी हो रही है और ये उसके लिए मर रही है। सीपीआई माओवादी के लोग जनता के लिए काम कर रही है, जनता के लिए लड़ रही है और जनता के लिए ही शहीद हो रही है या मर रही है। ये भीषण टक्कर है। भाजपा कभी भी अपने लोगों का मौत की संख्या गिनती नहीं बताती है। मतलब भाजपा की बात जब कहें तो जो भी व्यक्ति को सुरक्षाकर्मी के भेष में भेजती है या लड़ने के लिए आदिवासियों से या माओवादियों से लड़ने भेजती है, तो उसकी कितनी लोगों की मौतें हुई वो कभी भी नहीं बताती है सच। आपने पिछले दिनों जो सिंदूर एक करके ऑपरेशन का लॉन्च किया गया था, मोदी ने किया था, उसमें आज तक वो नहीं बताई है कि उसकी कितनी नुकसान हुई है। मतलब ये झूठ बोलते हैं, इसके लोग भी मारे जाते हैं। यही कारण है कि बासव राज की शहादत के बाद जब इसके एएसपी मरते हैं तो इस बात का खुलासा तो होता है, लेकिन इसके बाद कितने लोग मारे गए खुलासा नहीं होता है। काराकुट्टा के पहाड़ी में भी कितने पुलिस मारी गई आईडी ब्लास्ट में, कभी भी मोदी सरकार या उसकी जो चाटुकार सरकार है छत्तीसगढ़ की सच नहीं बोली। और इसी तरीके से ये कभी भी अपने मारे गए सुरक्षाकर्मियों का जिक्र नहीं करती। इससे एक चीज़ साफ होता है कि यह अपने मारे गए सुरक्षाकर्मियों के साथ किस तरह व्यवहार करता है। एक गुंडे की तरह व्यवहार करता है, भाड़े के गुंडे की तरह। पैसा लो, काम करो, मारे जाओ, बात खत्म। माओवादियों के साथ ये बात नहीं है। बिना वेतन के काम करने वाले ये माओवादी शहीद होते हैं, मरते हैं अगर, तो उनकी यादें सारी दुनिया में फैलाई जाती है, उनकी बातें तमाम जगह की जाती है। आपको याद होगा गुंडेकोट में जो बासव राज की शहादत हुई थी, उसमें पुलिस ने कहा था, वहाँ की जो गवर्नमेंट है भाजपा की, उसने कहा था कि 27 माओवादी मारे गए इंक्लूडिंग बासव राज। लेकिन माओवादियों ने कहा कि नहीं, हमारे 28 लोग मारे गए हैं, एक की लाश मुझे बाद में मिली है। ये इसने सच बोलने का हिम्मत एक ऐसे ही क्रांतिकारी पार्टी में हो सकता है, क्रांतिकारी लोगों में हो सकता है जो वास्तव में जनता के लिए संघर्ष करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। पूंजीपतियों के लिए काम करने वाले चापलूस और भाड़े के गुंडे की कोई हिमाकत नहीं होती है, कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। गद्दार सभी जगह अपमानित होते हैं और उनकी जो है दुर्गति पूरे इतिहास में सब जगह होता है। बहरहाल जब से कल से जो मुठभेड़ हुई है, काफ़ी लंबी मुठभेड़ चली, 10 माओवादी के मारे जाने की खबर है। इसमें एक सीसी मेंबर उनकी भी शहादत हुई है। और इसके बाद जो सब बरामद किया गया है 10 इंक्लूडिंग उनको मिला करके पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ जो सवाल छोड़ जाता है, इस साल के 14 जनवरी को इसी गरियाबंद में चलपति की शहादत हुई थी। चलपति केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे, बल्कि कहीं पोलिट ब्यूरो मेंबर थे, और इनकी शहादत के बाद अभी लगभग 8-9 महीने गुजरे हैं। वहाँ पर एक और सीसीएम की होती है शहादत या हत्या उनकी होती है। ये 9 महीने के फासले में आप देख सकते हैं, जब चलपति की शहादत हुई थी
तब पुलिस ने या अमित शाह ने कहा था कि ये माओवाद ख़त्म हो गया है, माओवादी अब टिकेंगे नहीं, बचेंगे नहीं, जो भी होगा ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। लेकिन सर आते गए, मतलब अपने चलपति की हत्या किया तो बालाकृष्ण आ गए, जिनकी शहादत आपने किया, इनकी बात फिर दूसरे आ जाएंगे, क्योंकि ये एक लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है और लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई है। निश्चित तौर पर आप जितने सर काटेंगे नए सर उगते जाएंगे, लोग आते जाएंगे और ये लड़ाई चलती रहेगी। इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि चलपति के शहादत और बसवराज की मौत के बाद, शहादत के बाद सरकार ने घोषणा किया था कि माओवादी अब बचेंगे नहीं, ठीक खत्म हो गए, रीढ़ टूट गई उनकी, और अब जो है इनका महासचिव भी कोई बनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन माओवादियों ने एक न केवल बड़ी मीटिंग किया, शहादत दिवस मनाया, जो सप्ताह चलता था इनका 28 जुलाई से 3 अगस्त तक का, बल्कि उन्होंने एक बड़ी बैठक की और बैठक करके अपने महासचिव का भी चुनाव उन्होंने किया। और इन तमाम चीज़ के बाद उन्होंने संघर्ष को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए नया उपाय किए। वो इसके साथ उन्होंने एक चीज़ और जोड़ा था, अपने जो 11 पन्ने के पत्र उन्होंने जारी किया था उसमें एक चीज़ और उन्होंने स्पष्ट किया था कि पुलिस के लोग भी भारी संख्या में मारे गए हैं। स्वाभाविक बात है, अगर इनकाउंटर चल रही है तो पुलिस की वर्दी दे करके गोलियां अपना रास्ता नहीं बदलती, वह पुलिस को भी गोली उसी रफ्तार से लगती है जिस रफ्तार से वह गोली किसी माओवादी के शरीर को छेदता है, भेदता है। पुलिस अपने मारे गए लोग का नाम नहीं बताती, माओवादी अपने साथियों का नाम कभी नहीं छिपाती। ये दो सबसे बड़ा अंतर आप इस पूरे प्रकरण में देख सकते हैं। आप अभी जो बड़ी घटनाएं हुई है इसमें आपको जो मारे गए हैं माओवादी के सीसीएम, इनका नाम बालाकृष्णन है और इनका असली नाम है मोडेम बालकृष्ण, और ये जो है 58 साल के थे और इन पर 1 करोड़ का इनाम था। उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर ये सक्रिय थे। ये तेलंगाना के रहने वाले थे, वारंगल जिला के, और इन्होंने जो है लंबी लड़ाई ये समझ के ही लड़ा था कि शहादत कहीं न कहीं हो सकती है और जनता के लिए वो अपनी जान को कुर्बान किए। ये उन लोगों से अलग हैं जो एसी चैम्बर में बैठ करके जनता को लूटने का प्लान तैयार करते हैं और ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। ये बड़ी इनकाउंटर हुई है और बड़ी इनकाउंटर में जो सबसे बड़ी जो समस्याएं माओवादियों के साथ हो रही है, जो पुलिस ने तोड़ने की कोशिश किया है, वो है गद्दार को पैदा करना, विभीषण को पैदा करना। बालकृष्ण के जी शहादत के पीछे ऐसे ही गद्दार की भूमिका रही है, जो कि 15 दिन पहले ही सरेंडर किया था और इसकी ही निशानदेही पर इस घटना को अंजाम दिया गया। उसका नाम था कैलाश। ये नक्सली थे और इनके ही गार्ड में साथ में थे, जैसे कि बसवराज की शहादत हुई है, और उनके ही गार्ड को फुटा करके, मुखबिर बना करके और उनकी शहादतें, उनकी हत्या करवाई गई है। इसमें एक मज़ेदार चीज़ जो बताना चाहेंगे आपको हम, वो ये है कि सरकार जो है हर नक्सलवादियों के जो कमेटियां हैं उसके हिसाब से बोली सेट किया है। एक आंकड़ा है कि पॉलिट ब्यूरो के मेंबर के पकड़वाने या मारे जाने पर 1 से 1.5 करोड़ का इनाम है। सीसीएम कहते कमेटी सदस्य की जो अगर पकड़वाते हैं या उनकी हत्या कराई जाती है तो 1 करोड़ का इनाम है। इसी तरह से SZCM स्पेशल जनरल कमेटी सदस्य 40 से 50 लाख रुपया, दंडकारण स्पेशल जनरल कमेटी 25 लाख रुपया, डिविजनल कमेटी मेंबर DVCM 8 लाख, एरिया कमेटी मेंबर ACM 5 लाख, लोकल ऑब्जर्वेशन स्क्वाड LOS 1 से 3 लाख, और CNM माने जन चेतना नाट्य मंडली के सदस्य अगर हैं या अध्यक्ष हैं उनके तो 1 लाख रुपया। तो ये एक रेट फिक्स किया गया है, सरों पर बोली लगाई गई है। कभी यही काम अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा के साथ भी किया था और आज उन्हीं के चले चपेटे जासूस ये भाजपा सरकार अब इस देश के आदिवासियों के साथ आज़ाद भारत में कर रही है। इस तरीके से ये तमाम चीज़ें चल रही है और
अगर हम इन चीज़ों का बात करें हम अगर, तो गद्दार क्यों बनते हैं, इस पर कई सारे रिसर्च करने की ज़रूरत लोगों को है कि आखिर एक ऐसे लोग जो अपनी तमाम ज़िंदगी जनता की सेवा के लिए दे रहे हैं, वह उनकी हत्या करने के लिए गद्दार कैसे पैदा किया जाता है। पुलिस इसमें माहिर है, सरकार माहिर है, और वो कहावत भी है, चमड़े के जूते से ज़्यादा मार चांदी के जूते से होता है, और चांदी के जूते से ज़्यादा मार जो है सोना के जूते से होता है। तात्पर्य यह है कि पैसा का लालच दे करके, भ्रष्ट बना करके, उसको प्रलोभन दे करके जिस तरह की सरकार कर रही है, उससे कुछ लोगों को तो जरूर फ़ायदा मिल सकता है जो गद्दार बन जाते हैं, लेकिन पूरी आवाम को यह गद्दार जो है गुलामी के जंजीर में जकड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, कदम बढ़ाता है। इस चीज़ को उन गद्दारों को भी समझना होगा कि आखिर वह जो कदम उठा रहे हैं, इसका परिणाम, दुष्परिणाम उनकी पूरी प्रजाति, पूरा देश, पूरा इस समाज भोगेगा। उसी तरीके से जिस तरह से कि आरएसएस जैसे गुंडे के जासूसों के निशानदेही पर चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या होती है, उनकी ही गवाही पर भगत सिंह की को फांसी लटकाया जाता है, और उन्हीं आज संघियों के सरकार है, तो निश्चित तौर पर जो भी क्रांतिकारी होंगे वो संघियों के निशाने पर होंगे और वो मारे जाते रहेंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ में एक और है, भारत की आबादी 140 करोड़ की है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अभी तक काउंटिंग नहीं हुआ है, गिनती नहीं किया गया है। चीन की आबादी जिस समय 1949 ईस्वी में क्रांति वहाँ हुई थी, वहाँ पर 44 करोड़ था। 44 करोड़ चीनियों में से जो पूरी लड़ाई लड़ते हुए जो क्रांति किए थे, वहाँ पर तख्ता पलट किए थे, सत्ता कब्जा किए थे, उनकी तादाद थी 10 करोड़। मतलब 10 करोड़ चीनियों की शहादत के बाद चीन को आप आज के रूप में देख पा रहे हैं। आज़ादी की कीमत सदैव खून में नापा जाता है, उसका आप पैसों पर गिनती नहीं कर सकते, खून पर उसका मूल्य मापा जाता है। अगर हम उसको तुलना करें कि 44 करोड़ चीनियों के आज़ादी के लिए 10 करोड़ चीनियों ने शहादत दी, तो भारत की आबादी इससे 5 गुनी है, 4 गुनी है, या 3.5 गुना बोल सकते हैं आप हैं। तो निश्चित तौर पर अगर 3.5 गुनी ज़्यादा आबादी भारत की है, तो 3.5 गुनी शहादतें भी भारत में होगी। मतलब अगर हम कहें तो 30 करोड़ के लगभग आगे 30-35 करोड़ लोग की शहादतें भारत में होने के बाद ही जो है यह आज़ादी का स्वरूप भारत देख पाएगा, और वास्तव में वह इस देश के लिए एक स्वर्णिम काल ला पाएगा। इसके पहले शायद बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर ये शहादतें चल रही हैं अगर, तो इसमें एक और चीज़ होता है, और वो है कि भर्तियां भी उसी हिसाब से हो रही है। ऐसा नहीं कि अगर 10 लोग मारे गए हैं तो भर्तियां घट गई या भर्तियां नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि माओवादियों से हर व्यक्ति जो भी वहाँ होते हैं अपने जनता के लिए लड़ते हैं, जनता उनसे प्यार भी करती है। तो जब उनकी शहादतें होती है तो आक्रोश उनसे 10 गुना ज़्यादा होता है, 100 गुना ज़्यादा होता है, और उस आक्रोश का परिणाम जो है आपको भर्तियों में दिखता है। यही कारण है कि 50 साल से भारत सरकार माओवादियों को ख़त्म करने के लिए दिन रात एक कर दी है, हज़ारों लाखों करोड़ रुपया फूंक दिया है, हज़ारों लाखों की तादाद में सुरक्षाकर्मियों को भेज दिया है माओवादियों को मारने के लिए। इसके बाद भी 50 साल से अधिक हो गए हैं, माओवादी ख़त्म नहीं हुए हैं। माओवादी के 2 महासचिव की हत्या कर दिया, माओवादियों की पूरी संगठन कमेटी के बड़े बड़े लीडरों की हत्या कर दिया गया। इसके बाद भी अगर माओवादी ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो सवाल है कि उनके अंदर भर्तियाँ ही बहुत तेज़ हो रही है। यही कारण है कि माओवादियों ने जब कुछ दिन पहले ही एक 11 पन्ने का पत्र जारी किया था, तो उसमें साफ कहा था कि हमारे यहाँ हज़ारों तादाद में भर्तियाँ हो रही है। बिहार की अगर हम बात करें तो अरवल ज़िला में पुलिस ने गोली चला करके एक बहुत ही बड़ा अरवल नरसंहार किया था। उस एक सभा में ही गोली चला दिया गया था, जलियांवाला बाग की तरह कांड किया था बिहार में। इसके अनुमान लगाया गया था कि अब कोई भी आदमी जो है नहीं बोलेगा, लेकिन अगले ही पल से
उस आंदोलन को कुचलने की जो कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से, उसका नया स्वरूप प्रस्फुटित हुआ और वो ये हुआ कि हजारों तादाद में लोग माओवादी बनने लगे, नक्सलवादी बनने लगे और संघर्ष और तेज हो गया। बिहार में जो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत ही हुआ था उसी घटना से हुआ था। अगर हम इस घटना को और विस्तृत आज परिस्थिति देखें अगर हम, तो नेपाल में कुछ ही छात्रों ने आंदोलन किया था, लेकिन जब पुलिस ने उनकी हत्या कर दी, 19 या 20 युवाओं की हत्या गोली मार कर दिया गया, तो हजारों तादाद में जो युवा थे सड़कों पर आ गए और पूरी सरकार को ही बदल दिया। तो हत्या से कभी भी आंदोलन खत्म नहीं होता। ये अमित शाह को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। अगर वो अगर वो 1 लाख माओवादियों की भी हत्या हर साल कर देता अगर है, तो समझ चलिए वो 1 करोड़ नए माओवादियों को पैदा करके जाता है। इसलिए ये इतना आसान नहीं है किसी आंदोलन पर आप हमला करके उसको खत्म कर दें। आज भी जो बालाकृष्णन की हत्या हुई है, शहादत हुई है, उसके और 10 लोगों की, तो जिस तरह चलपति की शहादत के बाद कहा गया था कि अब माओवादी ख़त्म हो जाएंगे गरियाबंद में, लेकिन उसी गरियाबंद में 9 महीने के बाद एक बड़ी घटना फिर हो गई है और उसमें भी आपको एक शिष्य मारे गए हैं। निश्चित तौर पर लोग भर्तियां हैं, माओवादियों ने खुद कहा है कि हमारी भर्तियां हजारों में हो रही हैं और सैकड़ों तादाद में पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं। सिर्फ माओवादी ही मारे जा रहे हैं, यह एक तरफा है। पुलिस भी मारी जा रही है और भी बड़ी तादाद में मारी जा रही है, क्योंकि गोलियां किसी को पहचानती नहीं, बस वो निशाना देखती है और सीधा प्रवेश करती है, उस लक्ष्य को भेदती है। ये पूरी प्रकरण है, पूरी लड़ाई है। लड़ाई के बहुत सारे अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन अंततः राजनीतिक विजय माओवादियों की होगी। इसमें सरकार को हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि क्या यह संभव नहीं है कि माओवादी के इलाके, इस खून खराबा से बचने के लिए माओवादियों के इलाके को आप अलग कर दीजिए, आपके इलाके अलग हो जाएं और दोनों के लोगों, देश की जनता को यह तय करने का अधिकार दे दें कि जो जिनके क्षेत्र में जाना चाहे वहाँ आराम से आकर के रह सकती है। तो अगर माओवादियों के इलाके में ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा विकास, ज़्यादा उन्नति दिखेगा तो लोग वहाँ जाएंगे। सरकार के पास में अगर ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा महत्व चीज़ दिखेगा, ज़्यादा विकास दिखेगा तो लोग सरकार के पास आएंगे। तो ये तय करने का डेमोक्रेटिक तरीका यह भी हो सकता है कि लड़ाई को बंद किया जाए और दोनों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने का माध्यम, रास्ता छोड़ दिया जाए। माओवादी अगर बेहतर विकास करते हैं तो लोग उनके पास जाएँ। सरकार, अगर भारत सरकार है वो ज़्यादा बेहतर विकास करती है तो सरकार के पास लोग जाएँ। ये एक शांतिपूर्ण तरीका हो सकता है। अगर इसके अलावा अगर हत्या करके आप चाहेंगे अगर कि माओवादी को ख़त्म कर देंगे तो वो अमित शाह का दिवा स्वप्न है। मुझे तो डर है कहीं अमित शाह को न मार डाले माओवादी लोग, क्योंकि माओवादी अपने साथियों के मौत का बदला सदैव लेते हैं और ऐसा ही चलता रहा अगर तो वो दिन दूर नहीं है जब चीज़ें और ज़्यादा बेकरार हो जाएगी। नेपाल भारत से बहुत दूर नहीं है। नेपाल भारत से सटा हुआ है, वहाँ की घटनाएं भारत की जनता भी देख रही है, समझ रही है और उसके हिसाब से वो प्रतिक्रिया भी देने के लिए आज़ाद है। 30-32 करोड़ लोग मारे जाएं, इससे बेहतर है कि लोगों को चुनने का अधिकार दे दो कि जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाएं, जिसको जहाँ रहना है वहाँ रहें। माओवादी बेहतर नज़र आए तो माओवादी के पास जाएं। माओवादियों की भी सरकार है, जनता सरकार, उसके तहत जाकर के अपना जीवन यापन करें या वहाँ रहें। अगर भारत सरकार ज़्यादा बेहतर है तो भारत सरकार के पास भेज दिया जाए, वहाँ जाकर रह सकती है। चुनाव करने का एक डेमोक्रेटिक तरीका लोगों को देना चाहिए और ये एक शांतिपूर्ण तरीका है। हथियार से तो माओवादियों को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकेंगे। ना तो 72 में ख़त्म कर पाए हैं, ना 25 में ख़त्म कर पाए। 26 तो पास ही आने वाला है, 26 में कहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं स्वर्ण रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।